नीट अंडर ग्रेजुएट बायोलॉजी। यह हमारी क्लास नंबर 14 है और हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे थे टॉपिक 2 एमफेज चैप्टर 10 सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। इस वीडियो में हम लोग 3 क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 43, 44 और 45। क्वेश्चन नंबर 43 है डबलिंग ऑफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कैन बी अचीव्ड बाय डिसरप्टिंग द माइटोटिक सेल डिवीजन सून आफ्टर। तो किस फेज़ के बाद जब हम लोग डिसरप्ट कर देंगे सेल डिवीजन को तो हमें डबल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स मिल जाएंगे? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज या टेलोफेज। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर अगर आपको पिछली वीडियो में हमने 2 क्वेश्चन किए थे 41 और 42, उसमें कॉलचिसिन से हमने देखा था कि जब हम लोग इंड्यूस करते हैं कॉलचिसिन से ट्रीट करते हैं सेल को, तो वहाँ पर वो मेटाफेज में स्पिंडल फाइबर्स को ब्रेक कर देता है। माइक्रोट्यूब्यूल्स के मोनोमर जो ट्यूबुलिन होते हैं उससे वो अटैच हो जाता है, जिसके कारण माइक्रोट्यूब्यूल्स डिसॉल्व हो जाते हैं, फॉर्म नहीं कर पाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं। ठीक है, तो मेटाफेज में क्या होता है? मेटाफेज में आपका वो डिसरप्ट कर देता है एक तरह से, स्पिंडल फॉर्मेशन नहीं होने के कारण सेल आगे नहीं बढ़ पाता था, है ना। और जो क्रोमोसोम से जिनको अलग होना था, ठीक है, क्योंकि एस फेज में वो रेप्लिकेट हुए थे, ठीक है, तो उनको अलग होना था एनाफेज में, ताकि डॉटर न्यूक्लियाई के पास सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जाएं। लेकिन वहाँ पर दोनों सिस्टर क्रोमेटिड्स क्या होते हैं, सेपरेट नहीं हो पाते हैं, मेटाफेज में ही डिस्टर्ब हो जाता है। इसलिए यहाँ पर आंसर हो जाएगा मेटाफेज। तो अगर मेटाफेज में डिस्टर्ब कर दिया जाए तो वहाँ पर हमें डबल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स ही मिलेंगे जो हुए थे एनाफेज में सेपरेट होने के लिए, पर एनाफेज रीच ही नहीं कर पाएंगे हम। ठीक है, तो डबलिंग ऑफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कैन बी अचीव्ड बाय डिसरप्टिंग द माइटोटिक सेल डिवीजन सून आफ्टर मेटाफेज। मेटाफेज में फॉर्मेशन शुरू हुआ, वहीं पर हम लोग डिसरप्ट कर देंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44, विच ऑफ द फॉलोइंग नेवर अकर्स ड्यूरिंग माइटोटिक सेल डिवीजन। 4 ऑप्शन है, इनमें से कौन सा ऑप्शन, मतलब कौन सा नेवर अकर्स, मतलब कौन सा इवेंट कभी भी होता ही नहीं है माइटोटिक सेल डिवीजन में। नीट 2022 का क्वेश्चन है। मूवमेंट ऑफ सेंट्रियोल्स टुवर्ड्स ऑपोजिट पोल्स, पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स, कॉइलिंग एंड कंडेंसेशन ऑफ क्रोमेटिड्स, स्पिंडल फाइबर्स अटैच टू काइनेटोकोर्स ऑफ क्रोमोसोम्स। तो एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए, कौन सा चारों इवेंट्स में से माइटोटिक सेल डिवीजन में नहीं होता है, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर मूवमेंट ऑफ सेंट्रियोल्स टुवर्ड्स ऑपोजिट पोल्स ये बिल्कुल होता है। ठीक है, पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स, आगे बढ़ते हैं। रेप्लिकेशन तो होता है, डीएनए का रेप्लिकेशन वहाँ होता है, सिस्टर क्रोमेटिड वहाँ पर फॉर्म होता है एस फेज में। लेकिन अभी होमोलोगस क्रोमोसोम से हमें टर्न पर बहुत ध्यान देना है। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। कॉइलिंग एंड कंडेंसेशन ऑफ द क्रोमेटिड्स बिल्कुल होता है, क्रोमेटिन कंडेंसेशन, क्रोमेटिक कंडेंसेशन होता है। स्पिंडल फाइबर्स अटैच टू काइनेटोकोर्स ऑफ क्रोमोसोम्स बिल्कुल होता है, और इसके तो बहुत सारे क्वेश्चंस भी आए हुए हैं, हमने देखे हैं। तो यहाँ पर ये 3 तो होते हैं, तो इसलिए आंसर आपका बी हो जाएगा, क्योंकि एक आंसर होगा। और जब हम लोग मियोसिस पढ़ेंगे तो हम लोग देख के ही समझ जाएंगे ये आपका मियोसिस के बारे में बोल रहा है, पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स। तो मियोसिस 1 प्रोफेज 1 में होता है। अब यहाँ पर एक बात और, जब हमने ये स्टडी शुरू की थी नीट 2025 की, तब मैंने आपको बोला था ऐसी बहुत सारी बातें हो सकती हैं जो मैं आपको ना समझा पाऊँ, गलत समझा दूँ, या फिर कुछ एसेंस में मिस कर जाऊँ। ठीक है, वैसे ही एक जब मैंने ध्यान दिया तो यहाँ पर कंडेंसेशन के विषय में आया। जब यहाँ पर हमारा प्रोफेज में हमने पढ़ा था क्रोमेटिन कंडेंसेशन होता है, तो वहाँ पर मैंने आपको रिलेट किया था केमिस्ट्री के स्टेट ऑफ मैटर्स में। वहाँ मैंने बोला था आपको कि जैसे हम बेसिक पढ़ते हैं कि कंडेंसेशन में वाटर मॉलिक्यूल्स नज़दीक आते हैं और वाटर का फॉर्मेशन होता है, तो क्या डीएनए भी नज़दीक आता है और वो ज़्यादा उलझ जाते हैं? तो मैंने बोला कि बायोलॉजी में कंडेंसेशन का मतलब सामने नहीं आना, यहाँ पर कंडेंसेशन का मतलब होता है धीरे धीरे सेपरेट होने की तरफ जाना। जो इंटरट्वाइंड होते हैं डीएनए मॉलिक्यूल्स, तो वो धीरे धीरे सेपरेट होते हैं, लेकिन वहाँ पर वो पूरी तरह सही नहीं था। यहाँ पर भी कंडेंसेशन का मतलब होगा कॉम्पैक्ट, थोड़ा सामने आना। लेकिन किस रिस्पेक्ट में बात हो रही है? तो जो क्रोमेटिन फाइबर्स होते हैं वो फाइबर्स के रूप में हमारे अरेंज होते हैं, न्यूक्लियोसोम्स वगैरह उनके स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक है, तो क्या होता है कि यहाँ पर जब कंडेंसेशन होता है, मतलब वो लोग क्या करते हैं, एक कॉम्पैक्ट शेप में आ जाते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर आपका फिर क्रोमोसोम्स का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पर कंडेंसेशन का अर्थ थोड़ा बहुत सही लग रहा है, जो जनरल मीनिंग होता है, सामने आना, छोटा हो जाना, आपका पास आना, कॉम्पैक्ट हो जाना। ठीक है, तो ये आप कॉन्टेक्स्ट में इसको यूज़ करिएगा तो हम लोग रिलेट कर पाएंगे। कंडेंसेशन हो रहा है मतलब जो क्रोमेटिन फाइबर्स हमारे होते हैं वो क्या करें, और कॉम्पैक्ट हो रहे हैं क्रोमोसोम्स के रूप में, तो आसानी से फिट हो रहे हैं न्यूक्लियस में, वो ऐसे
क्या होता है, ऐसे सिलेंडर शेप में वो कॉम्पैक्ट हो जाते हैं, छोटे हो जाते हैं, ठीक है, हम लोग ऐसा बोल सकते हैं। तो यहाँ पर ये क्रोमेटिन कंडेंसेशन होता है, क्रोमेटिन फाइबर्स कॉम्पैक्ट होते हैं, सामने आते हैं और ये क्रोमोसोम्स का रूप लेते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका जनरल प्रोसीड्यूर होता है। तो ऐसे करके अगर कहीं पर समझाने में थोड़ी गलती हो या फिर आपको लगे कि ये रिलेट नहीं कर पाया, बिल्कुल उसी समय इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। आप एडिशनल सोर्सेज से भी पढ़ते रहिएगा, पर वही बात है कि आप कम से कम NCERT की सारी बातें और कुछ PYQs आप ध्यान रखिएगा। तो PYQs के कॉन्सेप्ट, NCERT के कॉन्सेप्ट आप पढ़ते रहिएगा, और जहाँ पर ऐसा मुझे लगेगा तो मैं आपको मतलब मैं खुद को ऐसे करेक्ट करके आपको बताते रहूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर कंडेंसेशन मतलब होता है क्रोमेटिन फाइबर्स कंडेंसेशन होके फिर वो क्रोमोसोम्स का रूप ले रहे हैं और वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स नहीं होते हैं। तो यहाँ देखिए, पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स ये आपके मियोसिस 1 में और प्रोफेज 1 में होते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस गिव द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स ड्यूरिंग माइटोसिस। ये क्वेश्चन नीट 2017 में पूछा गया था कि माइटोसिस में सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स आपको दिए हुए हैं। पहले कंडेंसेशन, उसके बाद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का डिसअसेंबली, उसके बाद अरेंजमेंट एट इक्वेटर, उसके बाद सेंट्रोमियर का डिवीजन, उसके बाद सेग्रीगेशन और उसके बाद टेलोफेज। या फिर ऑप्शन नंबर बी आप देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी में क्या है, ऑप्शन नंबर ए की तरह आपके पास ऑप्शन नंबर बी है, फिर ऑप्शन नंबर सी है, फिर ऑप्शन नंबर डी है। तो एक बार आप इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ के ट्राई करिए, फिर हम लोग इसे डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर अगर आप क्वेश्चन देखिएगा तो सबसे पहले क्या होता है, तो सबसे पहले हमारे पास कंडेंसेशन है, कंडेंसेशन है, कंडेंसेशन है, कंडेंसेशन है। कंडेंसेशन का मतलब अभी हमने देखा कि यहाँ पर क्या होता है, कंडेंसेशन का मतलब होता है अनटेंगल होना, धीरे धीरे वो सेपरेट होना शुरू होते हैं क्रोमेटिन फाइबर से। तो पहले क्रोमोसोम के रूप में, क्रोमोसोम होता क्या है, मेनली वो DNA का बना रहता है और कुछ प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है। तो वो जो DNA कॉम्पैक्ट रूप में आता है वही आपका क्रोमोसोम्स होते हैं। तो सबसे पहले तो कंडेंसेशन होता है, ये हमने देखा है। फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या करता है, हटता है लेट प्रोफेज में, ठीक है। तो फिर क्रॉसिंग ओवर, सबसे पहले बात तो यहाँ जो क्रॉसिंग ओवर आया ये नहीं, ऑप्शन एलिमिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रॉसिंग ओवर आपका मियोसिस 1 प्रोफेज 1 का है, तो क्रॉसिंग ओवर तो नहीं होगा। अरेंजमेंट एट इक्वेटर, तो यहाँ पर अरेंजमेंट एट इक्वेटर डायरेक्टली नहीं होता है, क्योंकि ऑप्शन में है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअसेंबली, तो पहले ये होना चाहिए, उसके बाद अरेंजमेंट एट इक्वेटर। अब यहाँ फिर से क्रॉसिंग ओवर है तो ये भी नहीं होगा। अब ये दोनों ऑप्शन बचा। अब एक बात और ऑब्जर्व करिए, ऑब्जर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई ऑप्शन हम लोग ऐसे एलिमिनेट कर सकते हैं। अगर आप ऑब्जर्व करिएगा तो ऑप्शन ए और ऑप्शन सी बिल्कुल एक जैसे हैं। कैसे, मैं ऑप्शन ए से ना ये हटा देता हूँ, तो देखिए ऑप्शन सी में कंडेंसेशन, ऑप्शन ए में कंडेंसेशन, अरेंजमेंट एट इक्वेटर, अरेंजमेंट एट इक्वेटर, सेंट्रोमियर डिवीजन, सेंट्रोमियर डिवीजन, सेग्रीगेशन, सेग्रीगेशन, टेलोफेज, दोनों एक ही ऑप्शन है, तो फिर दोनों ही सही होंगे, है ना। लेकिन ज़्यादा सही कौन सा है, ए है, क्योंकि उसमें करेक्टली लिखा हुआ है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअसेंबली। तो न्यूक्लियस के अंदर तो वो क्रोमोसोम कॉम्पैक्ट रूप में है, प्रेजेंट है, लेकिन आपका वो जब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअसेंबल होगा तभी वो साइटोप्लाज्म में आएंगे, उसके बाद सारी प्रोसेसेस होंगी, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसको हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर फिर से क्लास 3 में जब मैंने कंपैरिजन किया था स्टेट्स ऑफ मैटर में, तो वहाँ मैं पूरी तरह आपको नहीं समझा पाया था, वहाँ पर मैंने थोड़ा गलत अर्थ ले लिया था, क्योंकि बायोलॉजी में ऐसा लग रहा था कि बायोलॉजी में कंडेंसेशन का अर्थ थोड़ा ऑपोजिट है जनरल मीनिंग का, लेकिन नहीं, वो बिल्कुल कॉन्टेक्स्ट में आपका जनरल मीनिंग है। उसमें कंडेंसेशन का जो मेन अर्थ होता है पास आना, कंडेंस होना, छोटा होना। तो बिल्कुल जो आपका क्रोमेटिन फाइबर्स होते हैं वो छोटे होते हैं, कॉम्पैक्ट शेप्स में आते हैं क्रोमोसोम्स में, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, है ना। तो ऐसे कुछ कॉन्सेप्ट्स में, रियलाइजेशन में वहाँ पर अगर कुछ गलती हुई तो आप खुद से एक बार मॉडिफाई कर सकते हैं, या फिर अगर उस पार्ट को आप छोड़ भी देते तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं आता, है ना। क्योंकि जो मेन कॉन्सेप्ट है, मेन चीज़ें, वो मैं कोशिश करूँगा कि आपको बिल्कुल एक्यूरेट बताऊँ, और समझाने में जहाँ मुझे लगेगी गलती हुई और आगे मुझे अगर पता चलेगा तो मैं आपको करेक्ट कर दूँगा। जैसे क्लास 3 में जब मैंने प्रोफेज आपको बताया तो वहाँ पर मुझसे गलती हुई थी समझाने में, कंडेंसेशन के अर्थ में, ठीक है, उसका जो मेन अर्थ क्या है। वैसे ये सही था कि कंडेंसेशन में अनटेंगल होता है और कंडेंसेशन में अनवाइंड होते हैं, ठीक है, धीरे धीरे वो सेपरेट होने लगते हैं, ठीक है, क्रोमेटिन फाइबर से। लेकिन जब मैंने कनेक्ट किया था केमिस्ट्री से, है ना, स्टेट्स ऑफ मैटर और जनरल मीनिंग से, वहाँ मैंने गलत बता दिया था, ठीक है। तो यहाँ पर DNA कंडेंसेशन होता क्या है कि क्रोमोसोम कंपैक्शन, अब देखिए कंपैक्ट होते हैं तो कॉम्पैक्ट होना, फिर कंडेंस होना, ये सब सिमिलर वर्ड्स हैं, ठीक है। अब कुछ कुछ वर्ड्स होते हैं जो सिमिलर भी होते हैं पर उनकी मीनिंग में थोड़ा सा अंतर भी होता है, पर यहाँ पर कॉम्पैक्शन, क्रोमोसोम कॉम्पैक्शन या DNA कंडेंसेशन ये सिमिलर है,
वो क्रोमेटिन फाइबर से कंडेंस हो रहे हैं। तो क्रोमोसोम कंपैक्शन इज़ इन विच द क्रोमोसोम्स कंडेंस, वो कंडेंस होते हैं, पास आते हैं और मोर टाइटली पैक हो जाते हैं, न्यूक्लियस में फिट हो जाते हैं, ठीक है। फिर ब्रेक होते हैं तो वो साइटोप्लाज्म में आ जाते हैं, है ना। लेट प्रोफेज क्या होता है, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअसेंबली। तो क्रोमोसोम के कंपैक्शन या फिर डीएनए कंडेंसेशन के बाद आपका क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअसेंबली, ये लेट प्रोफेज में होता है। उसके बाद फिर आप देख सकते हैं अरेंजमेंट एट मेटाफेज प्लेट, इक्वेटर, स्पिंडल इक्वेटर, फिर सेंट्रोमियर का डिवीजन होता है, ठीक है। स्पिंडल फाइबर उसमें हेल्प करते हैं। फिर सेग्रीगेशन, देखिए यहाँ एक शब्द सेग्रीगेशन है, इसका अर्थ क्या होता है, तो सेग्रीगेशन मतलब होता है अलग होना, ठीक है। ड्यूरिंग एनाफेज आपका डॉटर क्रोमोसोम सेपरेट, ठीक है। तो सेग्रीगेट आप सेपरेट से रिलेट कर सकते हैं। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि इंग्लिश लैंग्वेज भी इसमें बहुत यूज़ होती है और जो आपका लैटिन, ग्रीक, इनके जो वर्ड्स होते हैं, रूट्स होते हैं, वो भी यूज़ होते हैं। तो सेग्रीगेट का जो ऐसे एक्चुअल अर्थ होता है इंग्लिश में आप देखेंगे तो क्या होता है सेग्रीगेट का, सेपरेट होना, आइसोलेट होना, ठीक है, उसको सेग्रीगेट कहते हैं, ठीक है। तो इसके लिए रीडिंग बहुत ज़रूरी है, बायो में रीडिंग बहुत ज़रूरी है, तो आपको रीडिंग करना है, कम से कम एनसीईआरटी के आप करते रहिए। जहाँ भी इंग्लिश में कोई दिक्कत आए या फिर कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स आए या फिर आपके जो टेक्निकल वर्ड्स आए, ठीक है, उनको भी आप देखिएगा कि उनके ग्रीक वर्ड, लैटिन वर्ड्स क्या होते हैं, या तो लिटरली कनेक्ट हो जाएंगे या फिर थोड़ा उनमें आपको ब्रॉड मीनिंग से कनेक्ट करना होगा, ठीक है। और नहीं हुआ तो कोई दिक्कत नहीं, पर आपको एक मोटिवेशन रहेगा कि ऐसे कनेक्शन हो सकता है, ओके। तो सेग्रीगेशन क्या होता है, ड्यूरिंग एनाफेज डॉटर क्रोमोसोम सेपरेट सेग्रीगेट एंड मूव टू ऑपोजिट पोल्स। उसके बाद इनका क्लस्टर होता है, साइटोकाइनेसिस, और फाइनल हमारा सेल डिवाइड हो गया, फिर टेलोफेज आ जाता है, उसके बाद साइटोकाइनेसिस, फिर आगे बढ़ते हैं, साइकिल रिपीट होता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो क्रॉसिंग ओवर था वो माइटोटिक का है ही नहीं, वो मियोसिस का है, मियोसिस 1 और प्रोफेज 1। और यहाँ पर क्वेश्चन में आप देखिए माइटोसिस की बात हो रही है, तो ऐसे ही आप बिल्कुल एलिमिनेट कर सकते हैं। फिर ये दोनों सिमिलर थे, पर ये आपका मोर एक्यूरेट था क्योंकि कंडेंसेशन के बाद डिसअसेंबली होगा, तभी साइटोप्लाज्म में आएंगे, वो मेटाफेज प्लेस में अरेंज होंगे और आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, है ना। तो इसी तरह आप अपने नोट्स बनाते रहिएगा और मॉडिफाई करते रहिएगा उसको, जहाँ मुझे ऐसे गलती लगेगी मैं बिल्कुल आपको बताऊंगा, ठीक है। और मैं कोशिश करूंगा जो मेन बातें हैं, जैसे ये जो कंडेंसेशन था ये बहुत मेन नहीं था, ठीक है, एक्यूरेट नहीं था, मतलब एक्यूरेट इन द सेंस कि यहाँ पर जो मेन चीज़ें हैं, जैसे फेजेज़ में कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं और उसके बाद फिर आपका कौन से फेज़ के बाद कौन सा आया, ठीक है। तो इन सब के नोट्स मैं आपको रेफ़र भी कर दूंगा कि मैं कहाँ से बना रहा हूँ, आप वहाँ से देख भी सकते हैं, ठीक है। मेनली एनसीईआरटी होगी पर फिर भी मैं आपको बताऊंगा। और जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन की बात हो तो वो हम लोग पीवाईक्यू जो कर रहे हैं इसी में हम लोग करते रहेंगे, ठीक है। जैसे हमने देखा था कॉल्चिसिन, ये आपका एनसीईआरटी में नहीं है, ठीक है। तो फिर इसमें क्या है कि इसमें फिर मैकेनिज़्म इसके कुछ कहाँ जाके ब्रेक होते हैं, ये सब आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए, ठीक है। तो मैं तो पीवाईक्यू से ही जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है वही आपको दे रहा हूँ और जो एनसीईआरटी है उसी के बेस आपको दे रहा हूँ, ठीक है। और आप अगर कहीं से एडिशनल इन्फॉर्मेशन आप लेते रहिएगा, ठीक है, और मॉडिफाई करते रहिएगा। पर एक बात, अब हम लोग क्या कि अब हम लोग आगे बढ़ चुके हैं, ठीक है, लगभग हाफ चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, अब बस मियोसिस है आपका, तो अब आपके पास नोट्स बन चुके हैं, तो अब आप इसको बिल्कुल कॉन्टीन्यूसली रिवाइज़ करते रहिए, ठीक है। आप रिवाइज़ करिएगा, कनेक्ट करिएगा तो आपके पीछे के कॉन्सेप्ट्स और क्लियर होते रहेंगे। और जब भी अब आप रिवाइज़ करिए तो पहली क्लास से रिवाइज़ करिएगा हमेशा, ठीक है, या आपके जो पहले पेज के नोट्स है वहाँ से रिवाइज़ करिएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 45 तक पूरा किया। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 46, जो कि है माइटोटिक एनाफेज डिफर्स फ्रॉम मेटाफेज। तो माइटोसिस में आपका जो एनाफेज होता है वो मेटाफेज से कैसे डिफर करता है और कॉन्टेक्स्ट क्या है, तो कॉन्टेक्स्ट है आपका नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स और नंबर ऑफ क्रोमेटिड्स में, ठीक है। दोनों में सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स और क्रोमेटिड्स होते हैं, या फिर आपके पास 4 ऑप्शन है। 1991 का ये क्वेश्चन है, एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिएगा। अगली वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 46 से कंटिन्यू करेंगे।